नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय बिहार। कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे अपील किया था कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आप हमें कुछ सुझाव दें, ताकि बिहार की आने वाली पीढ़ी और बिहार की वर्तमान पीढ़ी अपने इतिहास से कुछ सीखकर अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पर काम करे और बिहार के प्रति बाकी प्रदेश या बाकी सक्षम राज्यों के लोगों का विचार बदले, उनका परसेप्शन बदले और अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। आप सबको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी और मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता महसूस हो रही है कि कई सारे मित्रों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे कॉल करके इस अभियान हेतु शुभकामनाएं दी और मेरे इस अभियान हेतु उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने बताया कि यह काफ़ी अच्छी पहल है। और देश के विभिन्न कोनों से जो मेरे मित्र हैं, कई सारे ऐसे मित्र हैं जो बिहार से नहीं हैं, अधिकतर मित्रों का कॉल आया था जो बिहार से बहुत कम ताल्लुक़ रखते हैं, केवल बिहारी मित्र उनके हैं। वस्तुतः उनकी जन्मभूमि कहीं और है, किसी और राज्य में है। उन्होंने यह कन्फेस किया था कि अपने मित्र मंडली में जो भी उनके बिहारी मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं कभी कभी हंसी मजाक के मोड में या लाइटर मोड में वो ए बिहारी करके बुला देते हैं। और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी, उन्होंने कन्फेस किया और उन्होंने बोला कि अगली बार से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी इस तरह की संगोष्ठी हो या जब भी इस तरह की बैठकें हो तो हम अपने मित्रों को इस नाम से या इस तरह के संबोधन से उन्हें ना बुलाएं। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और वाकई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस चीज़ से। दोस्तों, अभी निदा फाजली की एक गजल की चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं। मन बैरागी तन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है, औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है कुछ अपनी अयारी है। दोस्तों, आज अगले टॉपिक पे जाने से पहले फिर से हम एक बार बिहार के इतिहास को खंगालना चाहते हैं, एक बार इतिहास को जानना चाहते हैं। इतिहास जानना काफ़ी आसान नहीं है और बिहार के इतिहास के बारे में, खासकर ऐसे इतिहास के बारे में जो कि अतीत के पन्नों को में उसको दबा ही दिया गया, अतीत में उसकी जिक्र करना तक मुनासिब नहीं समझा गया। ऐसे इतिहास का जिक्र करें, शुरुआत करें तो अंत बुरा मान जाएगी और अंत करें तो शुरुआत बुरा मान जाएगी। तो आखिर कहें तो कहां से कहें, शुरू करें तो कहां से करें। जाहिर सी बात है, कुछ मित्रों ने मुझसे इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य भी पूछा, तो मैं यह भी डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये जो मेरा YouTube चैनल है जिसपे आप हमारा ये वीडियो संदेश देख रहे हैं और हमसे रूबरू हो रहे हैं, इसका नाम है विश्व गुरु हिंदुस्तान और यह एक अभियान है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की। तो जब हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात आती है तो जाहिर तौर पे वैचारिक समृद्धता की आवश्यकता होती है, वैचारिक दरिद्रता को दूर करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को 21वीं शताब्दी के मुताबिक ढालकर अपने बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए, अपने विरासत को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें अपने आने वाली पीढ़ी और अपने वर्तमान पीढ़ी के दोस्तों को बताने और उनसे रूबरू होने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में सबसे पहले बिहार ही आता है। बिहार इसलिए आता है कि बौद्धिक क्षमता बिहार की है, जिसके दम पे पूरे भारतवर्ष में आज एक सुचारू साम्राज्य की स्थापना की पहल की जा रही है। जी हाँ, मैं फिर से यह बोलना चाहता हूं कि बिहारी आईएएस और आईपीएस बंधुओं के दिमाग का ही यह देन है, उनके सोच और उनके मुहिम और उनके उनके कर्मों का ही यह देन है और उनके ऑपरेशन का या यूं कह दें कि उनके क्रियाकलापों की यह देन है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की जो भूमि सबसे ज्यादा प्रशासक पैदा करती हो,
सबसे ज्यादा बौद्धिक विचारक पैदा करती हो, सबसे ज्यादा वैचारिक समृद्ध मनुष्य प्रदान करती हो, पैदा करती हो, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? जो सबसे ज्यादा श्रमिक भी पैदा करती हो बिहार की भूमि, उस बिहार की भूमि को कैसे छोड़ा जा सकता है? जब इतिहास की बात करें तो इतिहास जब पढ़ने की बात आती है, विश्व के मानस पटल पर जो चीजें, जो एक बौद्धिक शक्ति को विकसित करने की जो संस्थान थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बिहार की ही तो थी। बिहार को ही यह गौरव प्राप्त हुआ कि अपने भूमि पर, अपने क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च बौद्धिक विकसित संस्था, विश्व की एकमात्र शैक्षणिक संस्था जिसे विश्वविद्यालय कहा गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में ही तो हुई। और ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहां पे ह्यून सैंग जैसा बौद्धिक विचारक, चिंतक, दार्शनिक उसमें दाखिला लेने के लिए चाइना में 1 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया ताकि उसकी दाखिला नालंदा विश्वविद्यालय में हो पाए। जी हाँ, मैं उसी बिहार के उस नालंदा की बात कर रहा हूं जहां की खूबसूरत फिजाओं में सांस्कृतिक धुन सुनाई देती थी। मैं उसी बिहार के उस नालंदा की बात करता हूं जिसके पुस्तकालय में इतनी सारी पुस्तकें थी जो कि तोड़ना नहीं सिखाती थी, इंसान को इंसान से तोड़ना नहीं सिखाती थी। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के क्षेत्र में रहने के बावजूद उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से ज्यादा ऐसी पुस्तकें थीं जो कि सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने में अपने छात्रों को, अपने पाठकों को प्रेरित करती थी। जी हाँ, मैं उसी नालंदा की बात कर रहा हूं जिस नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को एक जालिम ने, एक लुटेरे ने आग लगा दिया था। और इतना भयावह आग थी वो कि लगभग 3 महीने तक वह केवल पुस्तकालय जलती रही, लेकिन वहां की पुस्तकें समाप्त नहीं हो पाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। ये वही पुस्तकें थी, ये वही पुस्तकालय थी जिसमें तमाम धर्म के पुस्तकें मौजूद थी, ग्रंथ मौजूद थे। और वो इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाते हुए, अपने सांस्कृतिक धरोहरों का आदर करते हुए नीति और हर एक तरह की कलाओं में निपुण करने की शिक्षा देती थी। तो ऐसे दौर में ऐसे बिहार का जिक्र करना, वो भी सबसे पहले जिक्र करना एकदम आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इस सीरीज में सबसे पहला स्टेट जो हमने लिया, हमारी टीम ने अध्ययन किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया और उसके बाद यह निर्णय लिया, हमें यह आदेश दिया कि आप सबसे पहला अपना वक्तव्य जो प्रेषित करें या बोलें, वो सबसे पहले बिहार की वर्तमान स्थिति और बिहार के ऐतिहासिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले सीरीज में हम बिहार की बात करेंगे। जी हाँ, ये वही बिहार है जो, अगर वर्तमान भारत की बात करें तो ये वही बिहार है जहां के एक छोटे से कस्बे से निकला हुआ एक बालक, एक गरीब परिवार के, एक पिछड़ी जाति का एक लड़का समस्त हिंदुस्तान की राजनीति बदल देता है, सामाजिक न्याय की परिभाषा बदल देता है, तमाम राजनीतिक पंडितों की सोच से आगे निकल जाता है और वह ऐसे भारतवर्ष में ऐसी राजनीति की नींव डालता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। नारी सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिख देता है, एक नई पाठ पढ़ा देता है पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को। जी हाँ, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ जब इस बिहार की जिक्र आती है, जब इस बिहार की बात होती है, जब वैचारिक समृद्ध बिहार की बात आती है, तो हमें भी यह पीड़ा होती है कि हमारी पैदाइश 80 के दशक में क्यों हुई। हमारी पैदाइश 80 के दशक में होने के बाद हमें जो ज्ञान हुआ, हमें होश आया, होश संभालना जिसको बोलते हैं, सामाजिक
सरोकार से रूबरू होना जिसको बोलते हैं। आखिर हमारे लिए वो पल 90 का दशक क्यों था? यह वही 90 का दशक था जिसकी फिजाओं में हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, डकैती, गैंगस्टर्स के किस्से हमेशा घूमते रहती थी। मैं उसी 90 के दशक की बात कर रहा हूं जिसमें घर से निकलने वाले हर एक इंसान के परिजनों को यह चिंता सताए रहती थी कि पता नहीं शाम को ये वापस ठीक से घर लौट पाएंगे या नहीं। मैं उसी 90 के दशक की बिहार की बात कर रहा हूं जहां पे जब बच्चा स्कूल जाता था तो माँ को यह चिंता होने लगती थी, उसके पिता को यह चिंता होती थी कि शाम तक मेरा बेटा कहीं किडनैप नहीं हो जाए। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं। एक टीस सी होती है, एक तकलीफ होती है कि आखिर हमने 90 के दशक की बिहार क्यों देखी। हमारा किशोरावस्था 90 के दशक का था, जब सोचने समझने की इच्छा जागृत होती है, जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ऐसे समय में हम ऐसे बिहार में पले बड़े थे जिसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? कोई तो है जिसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आखिर यह दिन हमें क्यों देखना पड़ा? इसके बारे में अध्ययन करनी होगी, इसके बारे में चर्चा करनी होगी, इसके बारे में बात करनी होगी, संवाद करनी होगी, क्योंकि बिना मर्ज को जाने उसकी इलाज नहीं हो सकती है। हम बात कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से बात करने की, हम बात कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों तक अपने संवाद पहुंचाने की, ताकि वो अपने सुपीरियर्स के पास हमारी बातों को पहुंचा पाए और राजनीति का रंग बदले, सामाजिक परिवेश का रंग बदले, लोगों के सोचने का नजरिया बदले, खासकर बिहार के प्रति सोच रखने वाले, गंदी सोच रखने वाले लोगों का नजरिया बदले। जी हां, बिहार के बारे में नकारात्मक सोच रखने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अखबार पढ़ के तो हमारे बारे में एक परसेप्शन बना लिया कि बिहार का आदमी गुंडा होगा, बिहार का आदमी बेवकूफ होगा, बिहार का आदमी भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा होगा, इसे तो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होगी। जी हां, जिन समाचार पत्रों के माध्यम से, जिन न्यूज के माध्यम से आपने यह पढ़ा, आपने यह जानने की कोशिश की, आपने पेपर तो पढ़ा लेकिन आपने उसका केवल कुछ अंश पढ़ा। आपने पेपर में यह तो पढ़ दिया कि दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन आप उसी पेपर के 4थे या 5वें पृष्ठ पर यह नहीं पढ़े कि उसी बिहार की 7 लड़कियां रातों रात चयनित होती है और भारतीय फुटबॉल टीम में उनको स्थान दिया जाता है। जी हां, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जिसका केवल एक साइड आपने प्रस्तुत किया, केवल एक और आपने ध्यान दिया, दूसरी ओर आपने ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। आखिर ऐसी नाइंसाफी क्यों? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा और पढ़िए। थोड़ा और पढ़े होते तो शायद बिहारियों के बारे में ऐसी गंदी मानसिकता आप नहीं पाले होते। इस पे हम और अध्ययन करेंगे और डिटेल में आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूरत है अपनी सोच को परिवर्तित करने की। और मैं अपने तमाम बिहारी भाइयों से अनुरोध करता हूं, मैं अपने तमाम वैचारिक समृद्ध बिहारी भाइयों, बिहारी बंधुओं, बिहारी अग्रजों और बिहारी अनुजों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी भी सोच बदलें, कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखो मेरे दोस्तों। अभी अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। फिर आपके पास ये भी बोलने का समय नहीं बचेगा कि हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसे वक्त में कविवर दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आ रही है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराता हुआ हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। कल इसी टॉपिक के साथ आत्मनिर्भर बिहार के लिए एक नए संकल्प के साथ मैं पुनः आपके साथ हाजिर होऊंगा, आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार, वंदे मातरम।